हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है आज की रीडिंग की क्लास में। स्टार्ट हम करेंगे अपने वर्ड से, जो आज के आर्टिकल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट भी हैं। तो उन वर्ड को पहले हम देखेंगे, उनके सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, उन पर भी नज़र डालेंगे। फिर हम मूव करेंगे अपना एडिटोरियल पे, देखेंगे आर्टिकल किस पे है, सब्जेक्ट क्या है आर्टिकल का, ऑथर का मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और टोन क्या यूज़ की उन्होंने। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। जो पहला हमारा वर्ड है वो है अनफेटर्ड। ठीक है, क्या है ये? तो ये है एक एडजेक्टिव, अनफेटर्ड, जो फेटर्ड नहीं है। फेटर्ड मतलब कि जो लिमिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको रोक के रखा जाता है। अनफेटर्ड मतलब कि नॉट लिमिटेड इन एनी वे, जिसको पूरा फ्रीडम है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? अनरिस्ट्रेन्ड और अनबाउंड। अनरिस्ट्रेन्ड का भी मतलब वही होता है जिसको पे कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई आपका उस पे कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंस नहीं है, कोई अनबाउंड भी आपका वही होता है। एंटोनिम क्या है? कंस्ट्रेंट, मतलब जिसको लिमिट करके रखा गया, कंट्रोल करके रखा गया, रोक के रखा गया। रिस्ट्रिक्टेड, जो कि एक लिमिट से बाहर नहीं जाता, मींस कि उसको भी रोक के रखा गया उस पर्टिकुलर लिमिट में। नाउ सेकंड इज हेराल्डेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। हेराल्डेड क्या होता है कि पब्लिकली किसी चीज को प्रेज किया, ठीक है, अपलॉड किया, अक्लेम किया, सेड इन पब्लिक दैट समबडी और समथिंग वाज गुड और इम्पोर्टेंट। तो जब हम बताते हैं कि कोई पर्सन या कोई वस्तु बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको प्रेज करते हैं, उसको अपलॉड करते हैं। तो अक्लेम करते हैं उसको, तो अक्लेम एंड लॉडेड उसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम को हो जाएगा क्रिटिसाइज, क्योंकि अब हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गुड है, वो इंपॉर्टेंट है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं वो खराब है, उसमें फॉल्ट्स है, वो इम्परफेक्ट है। सेंस्योर कर रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है, उसका यूज नहीं करना चाहिए या उस चीज पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। थर्ड है बाईपास। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। बाईपास करना मतलब कि कोई रूल है, कोई सिस्टम है, ऑफिशियल सिस्टम है, या कोई पर्सन है, उसको इग्नोर करना। इग्नोर करना इन द मीन्स कि अब उसकी जरूरत नहीं है कोई काम करने के लिए। पहले क्या होता है कि उस रूल को फॉलो करना पड़ता होगा, उस सिस्टम को यूज करना पड़ता होगा, या उस पर्सन की परमिशन लेनी पड़ती होगी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। बट जब आपने वो चीज बाईपास कर दी, वो रूल बाईपास कर दिया, वो सिस्टम बाईपास कर दिया, उस पर्सन को बाईपास कर दिया, मतलब अब उस पर्सन की, उस सिस्टम की, उस रूल की जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी अपना काम कर सकते हो। जिसको हम सर्कमवेंट भी कहते हैं, मतलब घूम के चले गए, घूम के चले गए। सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है? घूम के चले जाना, मतलब आपने, आप उसके थ्रू नहीं गए, आपको उससे डील नहीं करना पड़ा, आप सीधे घूम के उसको बाईपास करके चलते चले गए। स्किप कर सकते हो उसको, ठीक है, स्किप भी कह सकते हैं। नो एंटम क्या? फॉलो करना पड़ रहा है, रूल को, सिस्टम को फॉलो करना पड़ा, ऑब्जर्व करना पड़ा। ऑब्जर्व का मतलब होता है फॉलो करना, रूल्स को मानना। ठीक है। फोर्थ हमारा मैंडेट। ये एक नाउन है। मैंडेट क्या होता है? ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो ये बताता है, किसी को दिया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। An official order given to somebody to perform a particular task, इसको हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, डायरेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। एंड क्या है? प्रोहिबिशन, यानी कि बैन, मना करना काम करने से। यहाँ पे क्या हो रहा है मैंडेट में आपका कि परमिशन दी जा रही है। परमिशन इन द सेंस कि आपको ऑर्डर किया जा रहा है कि आपको काम करना है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आपको 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 डायरेक्टिव दिया जा रहा है काम करना है। बट यहाँ पे क्या? आपको रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, इंटरडिक्ट किया जा रहा है। यानी इंटरडिक्शन, इंटरडिक्ट करना मतलब बैन करना, रोकना। फाइव है एम्पलीफाइड। एक वर्ब है की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। देखो, एक तो एम्पलीफाई करने का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। बट यहाँ पे एम्पलीफाई का मतलब है कि किसी स्टोरी में या किसी स्टेटमेंट में और डिटेल्स ऐड करना, मतलब उसके बारे में और बताना। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। स्टेटेड मेंशन इसके सिनोनिम से। एंटोनिम नहीं देना, छुपाना, छुपा लेना, कंसील कर लेना, हेड कर लेना। सिक्स आपका लैंडमार्क है। ये एक नाउन भी हो सकता है, या अपना एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वही है, ऐसा कोई इवेंट है, कोई डिस्कवरी, कन्वेंशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि वो बहुत ही, मतलब उसको ऐसा मान सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। वो डिस्कवरी हो गई, वो इवेंट हो गया, तो एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली गई है। तो उस तरह के इवेंट, डिस्कवरी को हम लैंडमार्क, माइलस्टोन, हम वाटरशेड कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? सेटबैक। अचीवमेंट नहीं मिला, क्या मिला? पराजय मिली, हार मिला, डिफीट मिला। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मिला। मीडिएट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज नंबर में, बहुत सारे अमाउंट में। ठीक है, बहुत वैरायटी के साथ।
इन्यूमरेबल और मैनिफोल्ड इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? मीगर एंड स्कार्स, दोनों का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, एकदम ना के बराबर। ये आपका क्रिटिकल है, एक एडजेक्टिव है। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर की सिचुएशन उस पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना वो क्रूशियल हो गया है, इतना वो वाइटल हो गया है। एंटोनिम ट्रिवियल, ट्रिपलिंग, दोनों का ये मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। और क्या होता है इसका मतलब? इनसिग्निफिकेंट। एक और वर्ड है इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। ये सब इसके ही सिनोनिम्स है, ट्रिवियल एंड ट्रिपलिंग के। नाइन्थ आपका फिडिलिटी है, एक नाउन है। फिडिलिटी क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्यूरेट, एक्यूरेसी को कहते हैं हम। फिडिलिटी क्या है? एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, ठीक है, प्रिसाइज होने की क्वालिटी। एंटोनिम क्या होगा? इनएक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं है, इम्प्रिसिजन, प्रिसाइज नहीं है वो, ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा उसका जो भी है उसका लेवल है या फिर उसका जो मेजरमेंट है। टेंथ आपका ग्राइप है, एक नाउन है। एक कंप्लेन होती है, एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेन, उसको हम ग्राइप कहते हैं, जिसको हम ग्रबल और ग्रीवांस भी कहते हैं। अब कंप्लेन यानी कि शिकायत की जा रही है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? कि तारीफ की जा रही है। तो कॉम्प्लीमेंट और प्रेज से एंटोनिम है, तो का मतलब क्या होता है? तारीफ। 11 इज इनएविटेबल, ये एक एडजेक्टिव है। इनएविटेबल, जिसको हम टाल नहीं सकते, जो कि होना ही होना है, सर्टेन है, हैपन होना। इनएग्जॉरेबल भी कहते हैं, फेटेड भी कहते हैं। फेटेड किससे बना? फेट से, यानी किस्मत। किस्मत जो लिखा होता है वही होता है, जो चीज फेटेड है वो लिखी है वो होगी, उसको हम टाल नहीं सकते। एंटोनिम अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 12th आपका इम्पीड है, ये एक वर्ब है, ठीक है। इम्पीड का मतलब क्या है? किसी चीज को डिले करना, किसी चीज की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, या तो उसको रोक देना या तो उसको आगे पोस्टपोन कर देना कि वो आगे अच्छे से नहीं हो पाए, उसको हिंडर कर देना, हैम्पर कर देना, दोनों का मतलब वही होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, रोकना। एंटोनिम होगा फैसिलिटेट करना, हेल्प करना उसको कि वो और बढ़े, इनकरेज करे करना उसको डेवलप होने में। एक्सपेडाइट करना, उसकी जो प्रोग्रेस की स्पीड है उसको बढ़ा देना। एक्सपेडाइट मतलब कि और तेजी से होना उसका, तो प्रोग्रेस डेवलपमेंट उसका और तेजी से होगा। और एक फ्रेजल वर्ब है क्रिम्पिंग ऑन। क्रिम्पिंग ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्टर्ब, इंटरफेयर करना। अब जब आप किसी चीज को डिस्टर्ब कर देते हो, आप किसी चीज को इंटरफेयर कर देते हो, तो क्या होता है? वो नॉर्मली वो जिस यूजुअल वे में वर्क करती है वो वर्क नहीं कर पाती, वो खराब हो जाती है, नॉर्मल वे में वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है। तो एक काइंड ऑफ की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ईडीएम एंड फ्रीज में क्या है? अनचार्टेड वाटर्स है। अनचार्टेड वाटर ऐसे वाटर जिसको चार्ट नहीं किया गया, मतलब चार्ट मतलब क्या, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन जिसके बारे में जाना नहीं गया है, नॉट वेल नोन है, और मे भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हम जानते नहीं है, तो मे भी हमारे लिए वो डेंजरस भी हो सकता है। अननोन अननोन्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीजें, अननोन अननोन्स ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, और हमें ये भी पता नहीं होता है कि हमें उस चीज के बारे में नहीं पता है, मतलब हमें कुछ नहीं पता होता उस बारे में, तो वो अननोन अननोन्स है। फ्री हैंड मतलब फ्रीडम, कुछ भी करने का, जैसा हमें ठीक लग रहा है, जैसा हम अप्रोप्रिएट समझ रहे हैं, हम ऐसा डिसाइड कर ले, वैसा काम कर ले, तो हमारे पास फ्री हैंड है, हमारे पास फ्रीडम है कुछ भी करने का या कुछ भी डिसाइड करने का जैसा हमें सही लगता है। तो ये थी वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे, ठीक है। और फ्री हैंड, फ्रीडम की बात हुई है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड जीईएम नॉर्म, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जीईएम नॉर्म्स है, उन पे साइंस मस्ट बी अनफेटेड, साइंस को अनफेटेड रहना चाहिए। अनफेटेड मतलब कि उसको अनबाउंडेड रहना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए साइंस को। इफ इट इज टू बी यूजफुल, अगर उसका यूज करना है, अगर साइंस को यूजफुल बनाना है, तो उसको लिमिट नहीं करना होगा, उसको फ्रीडम देनी होगी। देखते हैं इस पे है आज का आर्टिकल। यहाँ पे आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, फिर अपना एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या है? लास्ट वीक की बात है। द गवर्नमेंट ने इशू किया क्या? अ सेट ऑफ ऑर्डर्स इशू किया दैट साइंटिस्ट हैव हेराल्डेड एज रिवॉल्यूशनरी, मतलब एक ऑर्डर इशू किया है लास्ट वीक गवर्नमेंट ने, जिस ऑर्डर को साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि वो रिवॉल्यूशनरी है, मतलब बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है चीजों में, पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। A major change is in allowing scientific institution to bypass the government e-marketplace GEM। एक मेजर चेंज ये है कि जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे साइंस से रिलेटेड काम होता है, स्टडी होती है, वो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जीईएम है, उसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास कर सकते हैं मतलब अब उनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का यूज करने की जरूरत नहीं है, वो इसके बिना भी अपना काम कर सकते हैं। अब क्या है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस?
कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव, कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने ये लॉन्च की थी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दैट इज मेंट टू प्रायोरिटाइज मेड इन इंडिया इक्विपमेंट। और इसका पर्पस क्या था जीईएम का, कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट को प्रायोरिटाइज करता था। जीईएम नॉर्म्स, जो रूल्स थे आपके, नॉर्म्स मतलब रूल्स, तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के रूल्स थे, रिक्वायर ऑल गवर्नमेंट परचेजेस, वो ये बता मैंडेट करते थे कि जितने भी गवर्नमेंट परचेजेस होंगे, मतलब जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो जो चीजें खरीदेंगी, चाहे वो फ्रॉम लैपटॉप टू फर्नीचर, चाहे वो लैपटॉप हो या फर्नीचर हो, टू बी राउटेड थ्रू जीईएम पोर्टल, तो उनको वो चीज जीईएम पोर्टल के थ्रू ही खरीदनी है, विथ अ मैंडेट टू बाय फ्रॉम द वेंडर ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस। और एक और ये था वहां पे रूल कि जीईएम के थ्रू तो खरीदना ही है, साथ ही साथ जो वेंडर सबसे कम प्राइस पे दे रहा है वो उस वेंडर से लेना है। लेट्स सपोज कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उससे लैपटॉप लेने हैं, ठीक है, तो अब क्या है कि उसको जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाना होता, ठीक है, वहीं से वो ले सकते हैं। और तो और वहां पे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो जो वेंडर सबसे कम प्राइस ऑफर कर ले रहा है उससे ही लेना होता। तो जीईएम ये रिक्वायर करता था। हालांकि अब जी एक ऑर्डर यहाँ पे इशू हुआ है कि अब उन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को जीईएम के थ्रू कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। While technocrats in government amplified this bypass as a landmark initiative, टेक्नोक्रेट्स जो है गवर्नमेंट में, जो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट में, उन्होंने इसको और बताया, एम्पलीफाई किया, मतलब और डिटेल ऐड किया है कि जो बाईपास है, जो ऑर्डर आया है बाईपास करने का, ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू प्रोमोट ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इनिशिएटिव किसमें, कि इसके वजह से, इस बाईपास की वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट और आसान हो जाएगी, और ईज उसमें हो जाएगा, ईज हो जाएगी वो, ठीक है। द फैक्ट इज दैट until GEM based procurement was made mandatory from 2020, the default option was to allow individual scientific institution the freedom to make their choices regarding the vendors they procure। अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि ये मैंडेटरी 2020 में किया गया था कि जीईएम के थ्रू ही लेना है, लोएस्ट प्राइस पे ही लेना है। 2020 से पहले साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी फ्रीडम थी कि वो जिससे चाहे, जिस वेंडर से चाहे उस वेंडर से ले सकते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, चलो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। समथिंग एज कॉमन एज टेबल सॉल्ट, हम पता है सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है, must be available in infinite supply and it is only proper that laboratories they require great quantities for its immediate applications in research, source it from the supplier who offers it the cheapest। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात हुई है कि सोडियम क्लोराइड क्योंकि बहुत कॉमन है, टेबल सॉल्ट तो नमक तो हर किसी के पास होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सप्लाई में है। और लेबोरेटरी जो होती है, साइंटिफिक लेबोरेटरी, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड का, नमक का बहुत यूज होता है, अलग अलग वे में यूज होता है। तो ये तो प्रॉपर है, ये तो हाँ। ओके। ठीक है, कुछ इशू आ गया था, ग्लिच। अब ठीक है, तो वो उन्हीं से ले जिससे जो सबसे कम प्राइस पे देते हैं। जो एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात हुई है। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट बहुत कॉमन होता है, और लेबॉरेटरीज में भी काफ़ी यूज़ है इसका, अलग अलग वे में यूज़ किया जाता है। तो इतना ज़्यादा यूज़ है तो लॉजिक नहीं बनता कि महंगा लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस यही बनता है, प्रॉपर यही है कि लेबॉरेटरीज उसको सबसे चीपेस्ट सोर्स से सब ले, सबसे चीपेस्ट वेंडर से ले। हाउएवर, लेकिन much like the avatars of salt, kosher, flat और she are uncommonly unique to the chef। जैसे कि सॉल्ट का, टेबल सॉल्ट का भी अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे कोशर सॉल्ट होता है, फ्लैट सॉल्ट, सी सॉल्ट होता है। कैमरे में कुछ इशू है, ठीक है। देखते हैं, फिर इसको जल्दी से
चलो बोला तो है, चलो देखते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो जैसे देखो, जैसे सॉल्ट का भी अलग अलग फॉर्म होता है, कोशर सॉल्ट होता है, फ्लैट सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है। तो शेफ़ को अलग अलग सॉल्ट की नीड होती है अलग अलग डिशेस बनाने के लिए। उसी तरह से है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो क्या होता है कि प्यूरिटी में भी डिफरेंस होता है। तो ये क्रिटिकल है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में सॉल्ट की प्यूरिटी, कितना प्योर सॉल्ट है, वो बहुत मैटर करता है। और ये प्यूरिटी डिफर करती है हर वेंडर के अकॉर्डिंग, as well as the manufacture of pharmaceuticals, ठीक है। This translates to some vendors being more reliable in their, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि शेफ को अलग अलग सॉल्ट्स की नीड होती है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स की, तो वैसे ही रिसर्च में फार्मास्यूटिकल्स में भी सॉल्ट की प्योरिटी बहुत मैटर करती है। और ये प्योरिटी डिफर करती है, सॉल्ट कितना प्योर है। इसीलिए कुछ वेंडर जो ज़्यादा प्योर, अच्छा प्योर क्वालिटी का सॉल्ट देते हैं कंसिस्टेंटली, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। A major aspect of scientific research is about being able to reproduce results of experiment described in publication. अब एक major aspect जो बहुत important चीज़ है साइंटिफिक रिसर्च में, वो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं पहले, जो पेपर में पब्लिश हो गए हैं, वो वही एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट के साथ दोबारा किया जाए। तो एक मेजर एस्पेक्ट होता है। ऑफन दिस रिक्वायर्स फिdelity टू द मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटर। और ये करने के लिए कि रिजल्ट सेम हो, हमें सेम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना होगा। यानी जो प्योरिटी जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, सेम उसी प्योरिटी सेम वही प्योरिटी का मटेरियल, सेम वही प्योर मटेरियल्स और मेथड का यूज़ करना होगा जो कि ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटर ने किया है, तभी हमें मिलेगा सेम रिजल्ट। गिवन द चैलेंज ऑफ बजट, अब चूंकि बजट भी एक चैलेंज हो जाता है कि कितना बजट है, the inability to source the right material results in experiments being junked halfway or crimping on experimental ambition, resulting overall in the net loss of resources, time and effort. अब क्या होता है यहाँ पे, अब चूंकि हमें सेम क्वालिटी के मटेरियल्स चाहिए होते हैं, अगर हमें सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस करना है, सेम रिजल्ट वो एक्सपेरिमेंट का फिर से लाना है और सेम मेथड यूज़ करना है, तो चूंकि कभी कभी बजट का भी कंस्ट्रेंट होता है, तो हमें उस तरह का मटेरियल नहीं मिल पाता है, जिससे एक्सपेरिमेंट्स को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उससे लॉस हो जाता है रिसोर्स का, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स, टाइम और एफर्ट लग चुका है एक्सपेरिमेंट में, अब बीच में छोड़ना पड़ा तो लॉस ही है उधर। तो इफ दिस इज एक्सटेंडेड टू मटेरियल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सॉल्ट, अब यहाँ पे तो सॉल्ट की बात हो रही थी कि सॉल्ट की प्योरिटी की बात हो रही थी कि सॉल्ट अलग अलग प्योरिटी का होता है। तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में प्योर सॉल्ट चाहिए, कुछ वेंडर्स प्योर सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं वेंडर को प्रेफर किया जाता है। बट अगर सॉल्ट तो एक बहुत सिंपल कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड जो सॉल्ट से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे प्रिसिजन लेथ्स हैं, कस्टमाइज्ड लैब प्रोड्यूस डायमंड्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितना जो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द ग्राइप ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का जो कंप्लेन था कि हमें चीपेस्ट वेंडर से ही लेना है, वहीं से लेना है, तो हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल है कि हमेशा नहीं हो पाता होगा कि जो चीपेस्ट है वो क्वालिटी का वो मटेरियल वो प्रोवाइड कर पाते होंगे। It is understandable and pardonable when a government experiments with an untested policy and runs into uncharted waters or unknown unknowns. अब ये भी सब अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कभी एक एक्सपेरिमेंट करती है, एक अनटेस्टेड पॉलिसी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिस पहले नहीं लाई गई है, जिसको पहले टेस्ट नहीं किया गया, वैसे पॉलिसी लाती है। यहाँ पे वो जीईएम की बात हो रही है, और फिर वो अनचार्टेड वाटर्स में आ जाती है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में आ जाती है उस पॉलिसी से जो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये भी चीज़ पार्डनेबल है। लेट सपोज कि हमने कोई नई चीज़ लेके आई, हम, ठीक है, हमें लगा कि ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, बट आगे जाके उसमें प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चीज़ जो सिचुएशन है वो समझा जा सकता है। In the case of GEM के केस में, it was a known fact that India lacked an industrial base for sophisticated machinery. तो ये
जीएम के केस में तो ये हमें पता था कि इंडिया के पास अभी इंडस्ट्रियल बेस नहीं है सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के लिए, एंड इट वाज इनएविटेबल that the hammerhead policy that saw all products as cookie cutter nails would impede scientific research। और ये inevitable था, मतलब ये तो होना ही था कि जो हैमरहेड पॉलिसी है, हैमरहेड मतलब कि उसको उसी पॉलिसी को फॉलो करना है, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया था, तो इसे उस पॉलिसी को हैमरहेड कहा गया है। दैट सॉ ऑल प्रोडक्ट्स एज कुकी कटर नेल्स। कुकी कटर नेल्स मतलब सेम प्रोडक्ट, सेम सब प्रोडक्ट को सेम तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं, सॉल्ट, कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हर प्रोडक्ट अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती है हर एक्सपेरिमेंट की, लेकिन यहाँ पे क्या था कि सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जा रहा था। तो यहाँ पे ये तो इनएविटेबल था कि साइंटिफिक रिसर्च को वहाँ पे इफेक्ट होगा, वो या तो साइंटिफिक रिसर्च पूरी तरह से इफेक्ट हो जाएगी या वो डिले हो जाएगी। इंडियाज साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज आर यूनिक। इंडिया के साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज हैं वो यूनिक है इन द वे दैट दे आर लेड बाय साइंटिस्ट। यूनिक इस तरह से कि साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज को लीड कौन करता है, तो साइंटिस्ट ही लीड करते हैं, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल नॉर्म ऑफ हैविंग करियर ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि बाकी मिनिस्ट्रीज को कौन लीड करता है, करियर ब्यूरोक्रेट करते हैं, बट साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज को साइंटिस्ट लीड करते हैं। This was due to recognition dating back to the early years of the Republic that while science and technology can be employed to serve the state, science itself is unfettered। अब ये क्यों है कि साइंटिस्ट ही लीड करते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले ही ये चीज़ समझ ली गई थी, बहुत पहले ही रिपब्लिक के स्टार्टिंग ईयर्स में ही, कि साइंस और टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं स्टेट को यानी कंट्री को सर्व करने के लिए, लेकिन साइंस खुद अनफेटर्ड है, मतलब अनबाउंड है, उसको लिमिट नहीं कर सकते, एंड मस्ट बी स्पेशली नर्चर टू बी यूजफुल। और इसको इस तरह से ही नर्चर करना होगा, इसको इस तरह से ही ट्रीट करना होगा कि ये इसी स्टेट में रहे, इसको बाउंड नहीं कर सकते हम, इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें फ्रीडम देना ही होगा। अ फ्री हैंड इज वर्थ मोर देन टू फेटेड आर्म्स। एक फ्री हैंड बेटर है टू फेटेड आर्म्स से, मतलब कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो फ्रीडम मिली हुई है वो बेटर होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस से। तो यहाँ पे पूरा पैसेज आपका ये हो गया, एंड हो गया, ठीक है। और टोन की बात करें तो एनालिटिकल है, क्योंकि एनालाइज ही किया है पूरे सिचुएशन को, ऑथर ने इंफॉर्मेशन दिया है प्लस एनालाइज भी किया है। क्या एनालाइज किया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट का एग्जांपल दिया है कि जैसे जीईएम का है, तो जीईएम का केस में कैसे वो इम्पोर्टेंस रखता है, उसका इम्प्लीकेशन या उसका बाईपास क्यों सिग्निफिकेंट है, वो यहाँ पे एनालाइज किया है पूरा ऑथर ने। साथ ही यहाँ पे भी वही चीज़ एनालाइज की है उन्होंने। तो टोन इंफॉर्मेटिव भी है प्लस साथ में एनालिटिकल भी है, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं आज का सेशन। काफ़ी टेक्निकल इशू आया था बीच में, तो देखते हैं इसको फिर ठीक करते हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन होपफुली ये सारे इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है, स्मूथली होगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।